हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी लोग अनअकैडमी में एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लेकर के आया है, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए। तो ये टेस्ट आपका 28 मार्च को होगा 4 to 5 PM पे, और इसमें हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आप रैंक 1 से लेकर रैंक 150 तक भी आते हैं तो भी आपको सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक 1 से 2 तक आते तो 100% स्कॉलरशिप है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और भी रैंक्स पे आपको मिलती हैं, तो जल्दी से एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। साथ में बहुत सारे क्रैश कोर्स के बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसे पेपर 1 और इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए बैच आया है जो कि आपकी 24 मार्च से शुरू है। ये क्रैश कोर्स के बैच की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही आपका हिस्ट्री का क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका 24 मार्च से क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप देख सकते हो कि टॉप क्लासेस लगती है इंडिया के बेस्ट एनटीए यूजीसी नेट एक्सपर्ट से। तो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, ज्वाइन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल है। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10 और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप प्लस या आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे बैचेस के अलावा अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप शिक्षा 10 कोड यूज़ करके ले सकते हैं। तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है देखने जा रहे हैं। जैसा कि पहले सेशन में हम लोगों ने देखे थे काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, तो उसी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज हैं जो कि हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? कौन सा चोल राजा था जिसने मालदीव को जीत लिया था? ऑप्शंस में है राजराज, या राजेंद्र चोल प्रथम, या राजेंद्र चोल द्वितीय, या फिर राजराज द्वितीय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजराज चोल। ठीक है, राजराज चोल जो है उन्होंने मालदीव को जीता था। देखिए चोल जो आपकी चोला डायनेस्टी, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पूछते हैं नटराज की जो प्रतिमा है, नटराज की जो प्रतिमा है भगवान शिव की नटराज मुद्रा में, वो किसके काल की रचना है? तो वो चोल काल की रचना है। ठीक है, किस काल की है? चोल काल की है। इसके अलावा पूछते हैं कि कौन सी काल जो था उसमें जो नेवी की पावर थी वो बहुत अधिक थी, तो वो भी आपके चोल वंश के टाइम पे जो है नेवी बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ थी। ठीक है, उनकी जो जल सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ थी। चलिए इस बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। राजराज चोल चोल वंश का एक प्रमुख राजा था, उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। ठीक है, उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता था। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था, पूछ रहे हैं वो किसके लिए विख्यात है? कि पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसमें, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत जो था वो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ये देख लीजिए 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस जो थी, इंडियन प्रेस, उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए गए थे और बहुत तरह से उस पर रोक लगा दी गई थी, बहुत सारे एक्ट चला दिए गए थे जिनके तहत होता क्या था कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, वो कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते थे। ये सारा कुछ जो है उनकी नज़रों में होता था, जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे। तो कौन थे, कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर लॉर्ड एलनबरो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ जो थे उनको सर
सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्ट लगाए गए थे ना, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टाज व्यवस्था, कार्टाज सिस्टम जो था उसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, डचों के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा। तो जो कार्टाज सिस्टम था वो पुर्तगाली यूज करते थे। दरअसल में था क्या, आपका कार्टाज जो था वो एक तरीके का लाइसेंस था। क्या था, एक तरीके का लाइसेंस था। जिनके पास जो भी व्यापार करने आते थे, बड़े बड़े जहाजी बेड़े जो होते थे, जब वो कार्टाज दिखाते थे, ठीक है, किसी भी पोर्तुगीज ऑफिसर को जब वो कार्टाज अपना दिखाते थे तभी उनको अनुमति होती थी कि हाँ वो इससे आगे जा पाएंगे या वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो कार्टाज नहीं दिखा पाते थे तो उनका सारा माल उनके बेड़े सहित क्या कर लेते थे, पुर्तगाली जब्त कर लेते थे। तो एक तरीके का लूट मारी उनकी बन गई थी और इससे उन्होंने बहुत सारा धन भी क्या कर दिया था, एकत्रित कर लिया था। ठीक है, और ये कार्टाज लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी दे रहा था। और इसी तरीके की ब्रिटिशर्स ने भी एक बार चीज़ चलाई थी जिसको कि नेवी सल्ट बोला गया था। क्या बोला गया था, नेवी सल्ट बोला गया था। चलिए, तो ये एक तरह का क्या होता था, लाइसेंस होता था व्यापार करने का, समुद्री व्यापार करने का। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे, देखिए लिखा हुआ वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रेले आयोग। तो कौन सा हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देख लीजिए, सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो। ऐसा नहीं करिए कि आप वहाँ भी इंग्लिश ला रहे, ताकि बच्चा जो है, जो कि लोकल लैंग्वेज जो भी जानता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए तमिल बच्चा है, वो उसको यही लैंग्वेज आती है, अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, तो उसको अगर आप तुरंत इंग्लिश पढ़ाने लगोगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसको पहले आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है आप दूसरी लैंग्वेज की शिक्षा दीजिए। तो था क्या कि प्राथमिक विद्यालयों में उन्होंने बोला कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित हुआ था क्या, वुड डिस्पैच। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो ये प्रेस से रिलेटेड था और शस्त्र अधिनियम जो था वो आपका शस्त्र से रिलेटेड था। तो पूछ रहा है कौन से वायसराय के द्वारा ये पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो थे उनके द्वारा ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। देखिए लिखा हुआ है, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी बहुत आलोचना की गई थी, कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व शस्त्र एक्ट जो है वो 1878 को पारित किया था। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। ठीक है, पूछ रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है उसका संबंध किस युद्ध से है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, वही आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है उसी युद्ध में हुई थी। देख लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि जो है, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और टीपू सुल्तान की ये एक बहुत बड़ी जो है उसके लिए एक हार तरह की साबित हुई थी। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा
जो है घाटे का सौदा हो गया था। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? कौन से वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? आपका ऑप्शन में है 1663, 1668, 1670 या फिर 1689। तो देखिए बॉम्बे जो है वो एक तरीके से पुर्तगालियों ने जो है ब्रिटिशर्स को दहेज में दे दिया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 में जो है प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी कर दी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था क्या कि जो पुर्तगालियों में जो राजा थे उनकी जो बेटी का विवाह हुआ था ब्रिटिशर्स में जो राजकुमार थे उनसे, तो फिर उसी में क्या था कि उसी एक में गिफ्ट के तरीके आप समझ सकते हो या दहेज के स्वरूप में समझ सकते हो कि उन्होंने क्या कर दिया था, बॉम्बे सौंप दिया था, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ठीक है। आपकी जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी, ठीक है। पूरा नाम क्या था? जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, पर्यावरणविद थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8, 9, ठीक है। कितने देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है? सभी को पता है 100 देशों से भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत की कुल स्थलीय सीमा देखिए लिखे हुआ है 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। 4 और ये 3 आपके देश 7, टोटल 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,106 किलोमीटर, 92 जिले हैं और 17 राज्य हैं, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका कि गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए गंगा जो है आपकी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस में है जमुना, पद्मा, मेघना या फिर कालिंदी। तो राइट आंसर है पद्मा। गंगा की जो मेन ब्रांच है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे 1-2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, लेकिन आपकी जो मेन ब्रांच होती है वो क्या बोली जाती है? वहाँ पे पद्मा बोली जाती है, गंगा को ही, ठीक है। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे देख लिए और आई होप जितने क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।